Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the gynae and obstetrics, OSPE and VIVA guidelines for final year MBBS students. फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए gynae की OSPE और VIVA उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्स कितने हैं। gynae ऑब्स का पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 150 मार्क्स रिटर्न के हैं और 150 मार्क्स आपके OSPE और वाइवा के हैं, आउट ऑफ 150 आउट ऑफ 300। ठीक है। उसके बाद इसमें 150 के अंदर फर्दर डिवीजन किस तरह होती है। इंटरनल असेसमेंट आपकी 15 मार्क्स की है, बाकी बच के 135 मार्क्स। उसके अंदर OSPE के आपके 75 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके लिए। 75 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 स्टेशन हैं आपके और हर स्टेशन के 5 मार्क्स हैं। 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 मार्क्स। ठीक है। इसमें 10 स्टैटिक स्टेशन हैं, जिसमें आपके 5 स्टेशन गायनी से आते हैं और 5 स्टेशन ऑब्स से आते हैं। और इसी तरह इंटरेक्टिव स्टेशन आपके 5 हैं। इसके अंदर 2 स्टेशन आपके गायनी से हैं और 3 स्टेशन आपके ऑब्स से हैं। ठीक है। ये आपकी सारी डिवीजन होगी मार्क्स की। इसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि इन स्टेशंस को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, इसके अंदर क्या कुछ आता है। तो आपके स्टेशंस हैं इंटरेक्टिव, इसमें इंटरेक्टिव स्टेशन 5 हैं। 5 स्टेशंस में आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है। एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरा क्या है, आपको काउंसलिंग आ सकती है, पेशेंट को काउंसल करना है, एग्जामिनर साथ बैठा होगा या आप एग्जामिनर खुद कहेगा कि मुझे पेशेंट समझ के काउंसल करो कोई भी डिजीज़ के बारे में। उसके बाद जो है लेबर का स्टेशन एक होगा। लेबर से रिलेटेड जिस तरह हमारा आया था, वो आया था पार्टोग्राम दिया हुआ था। पार्टोग्राम नहीं, CTG आई हुई थी। CTG का चार्ट था, ग्राफ दिया हुआ था, उसको लिखा पूछ रहे थे कि क्या है ये। उससे रिलेटेड पहले हमें कहा कि एग्जामिन करो, इसको देखो, थोड़ी देर एग्जाम ऑब्ज़र्व करो और देखो कि क्या चीज़ है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको देख के अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्यों पहले कभी वो चार्ट ग्राफ देखा नहीं था। तो इसलिए जो है ना, आपने अच्छी तरह ये जहन में रखनी है चीज़ें। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट को ये आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में कहेंगे कि क्या चीज़ है और इसके यूजेस क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। और ड्रग्स, जिस तरह आप पहले से बाकी चीज़ों में प्रिपेयर करते हैं, कोई ड्रग्स आपको दी होंगी, कोई ड्रग की डब्बी होगी या तस्वीर होगी, तो उसके बारे में उसकी इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, उसका नेम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। वाइवा के आपके पास 60 मार्क्स हैं, जिसमें से आपके 2 लॉन्ग केसेस हैं, 30 मार्क्स का ईच। हर एक के 30 मार्क्स हैं और 2 लॉन्ग केसेस हैं, एक गायनी से होगा और एक ऑब से होगा। तो इसके 60 मार्क्स। और जो है ना, ये भी आपने अपने हॉस्पिटल के हिसाब से देखना है कि वहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, कि हिस्ट्री पेशेंट की बेड साइड पे लेनी होगी। कुछ पहले हमारे यहाँ, मैं अपना यहाँ का बताऊँ, विक्टोरिया भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और कायदे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे पहले ये होता आ रहा था कि आपने वार्ड में जाना है, पेशेंट की बेड साइड पे हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है, वो आपने सारी नोट कर लेनी है, पेजेस के ऊपर DDs बना लेने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह लॉन्ग केस का जो भी पैटर्न होता है वो सारा लिख के आपने एग्जामिनर के ऑफिस में जाके उसको प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर उससे रिलेटेड आपसे वाइवा पूछना है। लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ कि इन्होंने एग्जामिनेशन सेटअप इस तरह बनाया कि एक ही हॉल बना लिए, उसी के अंदर शॉर्ट, एक बच्चा एंटर हो रहा है तो वो अपने शॉर्ट केसेस कंप्लीट करता है, उसके बाद लॉन्ग केस देता है, और मतलब एक ही सर्कल के अंदर सारा कुछ हो रहा था।
तो ये आपने अपने सेटअप के हिसाब से प्रीपेयर करना है। मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि प्रीपेयर कैसे करना है। बाकी जो आपने अपना जो आपका सेंटर है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को खुद ही मैनेज कर लेना है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? लॉन्ग केस दो है ना आपके, तो इसके 60 मार्क्स हैं। इसमें से आपने 30 मार्क्स लाजमी लेने हैं पास होने के लिए। ओवरऑल आपने 75 मार्क्स लेने हैं। 150 टोटल 150 थे ना आपके वाइवा ओस्पी के, उसमें से पास होने के लिए ओवरऑल 75 या इससे ज़्यादा होने चाहिए आपके मार्क्स। और लॉन्ग केस में अलग पास होना है आपने। अगर आप ओवरऑल आपके 80 प्लस मार्क्स भी जा रहे हैं और लॉन्ग केस में आपके 30 से कम आ रहे हैं तो आप फेल कंसीडर होंगे, आप पास कंसीडर नहीं होंगे। ये चीज़ें फाइनल ईयर में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी स्टूडेंट की कोई चीज़ मिस ना हो और वो किसी भी डिफ़िकल्टी का उसको सामना ना करना पड़े। ठीक है? जो चीज़ आपको समझ आ रही है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है आपने। उसको अमानत समझ के अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, सदका जारिया समझ के शेयर करनी है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने अपने प्रॉफ दे लिया है, सब कुछ पास हो गया है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अमानत समझ के कि जिस तरह हमने अपने सीनियर से चीज़ें सीखी, उनसे गाइडलाइंस ली, मैं अपने जूनियर्स तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने प्रिपेयर कैसे करना है जब आपके पास टाइम कम हो। सबसे पहले आपने ऑस्पी प्रिपेयर करनी है। क्यों कि ऑस्पी आपकी कितने मार्क्स की आपको बताइए यहाँ पे 75 मार्क्स की आपकी ऑस्पी है। उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। आपने अपनी टेक्स्ट बुक का नॉलेज आपका होगा, उससे ऑस्पी के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप पास्ट क्वेश्चन देख लेंगे ऑस्पी से रिलेटेड, पास्ट ऑस्पीज देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आसान होते हैं अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो बड़ी आसानी से, अगर आपने रिटर्न की तैयारी की हुई है बड़ी आसानी से आप पिक कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप बगैर तैयारी के चले जाएँ, आपने पास्ट ऑस्पीज अच्छी तरह करनी है। उसके बाद जो है पहले ऑस्पी प्रिपेयर करनी है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपने लॉन्ग केस। ठीक है? अब लॉन्ग केस को किस तरह प्रिपेयर करना है वो आपको बताता हूँ। आपके दो लॉन्ग केसेस हैं, आपने अलग अलग दोनों की हिस्ट्री लेनी होगी। और उसी तरह मोस्टली इस तरह होता है, एक लॉन्ग केस आपका इंटरनल एग्जामिनर आपका ले लेते हैं और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर। एक लॉन्ग केस आपने जाके इंटरनल एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है, एक आपने एक्सटर्नल को प्रेजेंट करना है। हमारे यहाँ पे इस दफ़ा क्या हुआ था कि स्टेशन बने हुए थे ना, एक स्टेशन पे जाना है, आपने हिस्ट्री लेनी है, उससे 5 मिनट के अंदर हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद जो है 5 मिनट के एग्जामिनेशन करनी है और उसी 5 मिनट के अंदर ही आपने जो है एग्जामिनर को प्रेजेंट भी करना है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल सीन नहीं था, लेकिन आपने अपने हिसाब, अपने वार्ड के हिसाब से, अपने हॉस्पिटल के हिसाब से देखना है इन चीज़ों को। तो बाज़ औक़ात गायनी भी टफ़ टाइम दे जाती है। स्टूडेंट्स गायनी को इजी लेते हैं, वार्ड्स में नहीं गए होते, एग्जामिनेशन नहीं की होती पेशेंट्स के ऊपर, तो पेशेंट, रियल पेशेंट आपके सामने रखा होता है, तो फिर आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और उसकी बेस पे आपको एग्जामिनर फेल कर सकते हैं। ठीक है? गायनी के अंदर भी सप्ली लगती है, आई रिपीट, गायनी के अंदर भी सप्ली लगती है, इसको इजी नहीं लेना। और इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप थोड़ी सी एफर्ट से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, लॉन्ग केसेस हिस्ट्री लेनी है, डायग्नोसिस आपने बनाना है, उसके डीडी साथ लिखने हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट। ठीक है? उसके बाद ऑस्पी के साथ तैयारी हो जाएगी। ऑस्पी आप जब तैयार कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके लॉन्ग केसेस के भी काफ़ी हद तक पोर्शन तैयार हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग केसेस कौन कौन से हैं? फाइब्रॉइड्स हैं, यूवी प्रोलैप्स है यानी यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीड है, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन कार्सिनोमा और अब्डोमिनल मैस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये गायनी की इंपॉर्टेंट लॉन्ग केसेस हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट लॉन्ग केसेस फॉर ऑब्स के एनीमिया इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, नॉर्मल एंड abnormal लेबर, सी सेक्शन,
एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग केसेस हैं। ऑस्पी का आपको बता देता हूँ डिटेल से किस तरह प्रिपेयर करना है। 65 मार्क्स हैं। आलिया बशीर इसके लिए बहुत अच्छी किताब है। और टेक्स्ट बुक, कंसेप्ट के लिए आपने टेक्स्ट बुक पढ़नी है, और आलिया बशीर आपने क्वेश्चंस का जो प्रॉपर आंसर लिखना है उसके लिए। ऑस्पी फॉर्मेट क्या होता है आपका, पास्ट ऑस्पीज के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेशन आपका होगा लेबर से, आपको मैकेनिज़्म पूछा हो सकता है लेबर का, ब्रिज डिलीवरी, एक्सटर्नल स्पेलिंग वर्जन, इससे रिलेटेड। एक स्टेशन होगा आपका फोर्स ऑफ डिलीवरी से। ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह के आपके स्टेशन होंगे और यूजुअली यही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। वैक्यूम डिलीवरी, एपिजियोटमी, इसके बाद जो है डायलेशन, डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटाज, और इंटरेक्टिव स्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरेक्टिव स्टेशन दूसरे क्या हो सकते हैं कि आपके कोई डिजीज़ है, कोई काउंसलिंग है, कोई कंट्रासेप्शन मेथड और इनफर्टिलिटी, इसके इसके हवाले से आपके इंटरेक्टिव स्टेशन हो सकते हैं। स्टैटिक स्टेशन जो है ना आपके किस तरह के हैं, आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका एक स्टेशन आएगा। यूट्राइन अनोमलीज से आपका स्टेशन आ सकता है, पिक्चर दी होगी और उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा होगा, और पास्ट ऑस्पिस देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो है स्टेशन आपका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से, पीसीओडी, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एचएमजी, और इसी तरह आपका कंट्रासेप्शन से आ सकता है आपका स्टेशन। डीएनसी से लेप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टमी, हिस्टेरोस्कोपी, और इसी तरह आपका इनफर्टिलिटी से स्टेशन आ सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, यूरोगायनाकोलॉजी, रिंग पेसरी। एक रिंग, मुझे याद है हमारा एक स्टेशन था उसमें रिंग पेसरी की पिक्चर्स दी हुई थी, लिखा हुआ था कि आइडेंटिफाई करें क्या चीज़ है और इसके क्या यूजेस हैं। तो इसी तरह बिनाइन ट्यूमर्स, अल्ट्रासाउंड इसमें आपके दिए होते हैं। अल्ट्रासाउंड दिए होते हैं, उससे आपने देखना होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी, इस तरह के टिपिकल अल्ट्रासाउंड दिए होते हैं। प्रेजेंटेशन दी होती है, मतलब एक तस्वीर दी होगी बच्चे की, प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच है, सिफेलिक है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन याद की हुई है। उसके बाद ऑब्स से आपके क्या कुछ स्टेशन आएंगे, हाँ जो मैं आपको बताया, स्कल डायमीटर्स हैं, पेल्विक शेप्स हैं, फोंटनेल है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी, और लेबर वाले चैप्टर में आपकी तस्वीरें दी हुई हैं। इसमें आपकी जो किताब है 10 टीचर्स, उसमें वन स्टेशन फ्रॉम ऑब्स्टेटिक एमरजेंसी लाइक पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, कॉर्ड प्रोलैप्स, एक्लेम्सिया, एनीमिया से आ सकता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर से, और रिमेनिंग स्टेशंस जो है इंटरेक्टिव स्टेशन में जो आपको कुछ बताए हैं वहाँ से भी कुछ आ सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा खासा मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। अभी भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें, और आपको कोई चीज़ ज़्यादा समझ आ गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, ताकि जो लोग कमेंट्स देखें उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद है आप सब लोग खुद भी अच्छी तैयारी करेंगे और अपने दोस्तों को भी अच्छी तैयारी करवाएंगे, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।